वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी सरकार आने के बाद से ही इस पर बहस होना चालू हो गई थी। मोदी दिन प्रतिदिन जिस तरह से कार्य कर रहे थे तो देश के लोग भी समझने लगे थे कि भारत में अब एक चुनाव वाली प्रक्रिया आने वाली है। सरकार इसे ला कर रहेगी और जनता भी चाह रही थी कि देश में एक चुनाव हो। बार बार चुनाव आने से देश के लोगों को आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो आज इस खबर में हम आपको यही बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और क्या इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक चुनाव संभव है। अगर संभव है तो इसको लागू करने के लिए संविधान में क्या क्या संशोधन किए जाएंगे और इस चुनाव से देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्टेप बाय स्टेप आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। हालांकि हमारे देश में एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद शुरुआती कई सालों तक भारत में एक देश एक चुनाव ही होता आया है। सभी राज्यों की विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। आपको बता दें 1957 में, 1962 में और 1967 में चुनाव एक साथ हुए थे। जब इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था एक देश एक चुनाव का क्रम। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में लोकसभा भंग करवा दी थी। तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए थे। इंदिरा अल्पमत सरकार चला रही थी और पूर्ण सत्ता चाहती थी। उनके इस फैसले ने राज्यसभा चुनावों को आम चुनाव से अलग कर दिया था। अब सवाल आता है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो सरपंच और पार्षदों के चुनाव का क्या होगा? क्या इसी के साथ होंगे ये चुनाव? तो आपको बता दें, चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर ही इन चुनाव को करा दिया जाएगा। अब इसको लागू करने के लिए मोदी सरकार का प्लान क्या है? तो आपको बता दें, मोदी 3.2 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री साफ साफ बात कर चुके हैं कि ये क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी से लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझावों पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश भी करेगी। सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर भी हम जरा नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं। इसको लागू करने के लिए मोदी सरकार के सामने चुनौतियां क्या होंगी? एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85 और 172 और 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। आम चुनावों में संविधान बदलने का मुद्दा गरमाता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट भी कर सकता है। विधेयक पारित करने के लिए क्या प्रक्रिया जरूरी है? तो आपको बता दें, लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद में मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। यानी एनडीए सरकार की संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे
रहना पड़ सकता है। राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मंजूरी में कोई पेच नहीं फंसने वाला है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 234 सदस्य हैं, राज्यसभा में 85 सदस्यों का समर्थन है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए के कुछ दल इस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य दल समर्थन में भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगी। सिस्टम के सामने आखिर चुनौतियां क्या क्या आएंगी? सरकार के शुरुआती दौर में मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी को से जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही बजट का एक बड़ा हिस्सा भी एक साथ खर्च करना होगा। लाखों की संख्या में ईवीएम और पेपर ट्रेलर मशीन खरीदनी होगी और स्टोरेज के लिए जगह बनानी होगी। इसमें हजारों करोड़ों का अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ जाएगी। अमूमन ईवीएम 15 साल तक चलती हैं। एक चुनाव कराने पर इनका इस्तेमाल 3 या 4 बार ही हो सकेगा। इसके बाद फिर नई मशीनें खरीदनी होंगी। हालांकि लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि एक्स्ट्रा खर्च भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। देश को एक चुनाव से फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा। विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी आचार संहिता के चलते विकास कार्य ठहर जाते हैं। पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। आम लोगों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी राज्यों में चुनाव होते हैं तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्षी पार्टी की सरकार का खुला विरोध करना होता है और वहां के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाकर हमला करते देखा जाता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। संसाधन से लेकर धन तक की बचत होगी। बड़ा तर्क जो सामने आ रहा है, पैसों की बचत ज़्यादा होगी। लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हों तो फिर केंद्र और राज्य मिलकर दोनों खर्चा उठाएंगे। जो पार्टियां विरोध में हैं वो क्या क्या नुकसान बता रही हैं वो भी हम आपको बता दें। प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। यह लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है। क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है। राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आप कांग्रेस और सीपीआईएम ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह व्यवहारिक नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। ऐसा करना संविधान और संघवाद के खिलाफ है। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा, ये योजना चुनावों का निजीकरण करके नतीजे बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार कहेगी इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन नहीं है, इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। बीएसपी का स्टैंड सकारात्मक रहा। बीएसपी ने इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के बारे में चिंताओं को उजागर किया है जो इसके कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने बयान में कहा, देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव के लिए अलग और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होती है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे।
लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य में विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीखों में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। इस परामर्श प्रक्रिया में 80% लोगों को, खासकर युवाओं ने इसका समर्थन किया है। इस एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे कितने हैं और नुकसान क्या है? और हाँ, ऐसी ही जानकारी व खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी मेहनत और आपका एक सब्सक्राइब।